नमस्कार। आज हम आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स क्या होती है? सजीव अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। जीवों द्वारा अपने समान नए संतति उत्पन्न करने का जो गुण होता है उसको बोलते हैं जनन। क्या बोलते हैं? जनन। हमारे अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन के समय युग्मकों का संलयन होता है। नर और मादा के जो युग्मक होते हैं वो आपस में निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो युग्मकों द्वारा मेरे लक्षण मेरे पुत्र में जाएंगे, उसके लक्षण उसके पुत्र में जाएंगे, ऐसे लक्षण जाते रहते हैं। इन लक्षणों को कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण। एक शब्द है वंशागति। क्या होता है वंशागति? इसको हेरेडिटी बोलते हैं। वंशागति या हेरेडिटी, ये शब्द क्या होता है? देखो, वंशागति या हेरेडिटी आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन या स्थानांतरण। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन या स्थानांतरण जो होता है उसको बोलते हैं वंशागति। यानी कि जनक के लक्षणों का संतति में जाना, मेरे लक्षणों का मेरे पुत्र में जाना, ये कहलाता है, क्या कहलाएगा? वंशागति। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण जो होता है उसे कहते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? वंशागति। अब देखो, वंशागति के अंदर क्या ऐसा होता है कि जनक के लक्षण पूरे के पूरे संतति में जाते, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। युग्मक संलयन के समय या फिर युग्मक निर्माण के समय जो क्रॉसिंग और जीन विनिमय होता है उसमें उसके कारण कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो देखो, विभिन्नताएं, विभिन्नताएं, वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होती है? विभिन्नताएं क्या होती है? लैंगिक जनन के दौरान युग्मक निर्माण के समय जीन विनिमय के कारण कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये दो प्रकार की होती है, कॉन्टिन्यूस एंड नॉन कॉन्टिन्यूस। सतत और असतत विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। ये देखो, हेरिडिटी शब्द जो था वो किसने दिया था? हेरिडिटी शब्द दिया था स्पेंसर ने। किसने दिया था? स्पेंसर। हेरिडिटी शब्द किसने दिया था? स्पेंसर ने। कब दिया था? 1863 में। 1863 के अंदर स्पेंसर ने हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किया था। अब देखो, हमने पढ़ा है वंशागति और विभिन्नताएं। अब आनुवांशिकी क्या है? अगली जो परिभाषा है वो है आनुवांशिकी। या इसको जेनेटिक्स कहते हैं। अब देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा, वंशागति क्या है? जीव विज्ञान की शाखा। वंशागति क्या है? सॉरी, आनुवांशिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो देखो, आनुवांशिकी की परिभाषा कैसे होती है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति के नियमों, सिद्धांतों, पदार्थों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता हो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द जो है वह, ये जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन जो था
बैटसन ने किया था 1905 में। जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया? बैटसन ने। कब किया? 1905 में। अभी जेनेटिक शब्द किससे बना? जेनेटिक शब्द बना था जीन से। किससे बना था? जीन से। जेनेटिक शब्द जीन से बना था और बैटसन ने इस शब्द का प्रतिपादन किया था 1905 के अंदर। तो ये बात क्लियर हो गई। हमने वंशागति देखा, विभिन्नताएं देखा, आनुवांशिकी देखा। अब हम लोग बात करते हैं आनुवांशिकी का जनक कौन है, यानी आनुवांशिकी के ऊपर प्रयोग किसने की, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आनुवांशिकी के जनक के बारे में। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन को मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अब जनक मेंडल का थोड़ा जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को। मेंडल का जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822। 22 जुलाई 1822। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया के। स्थान कहाँ है? ऑस्ट्रिया के हेजेनड्रॉप प्रांत। इस हेजेनड्रॉप प्रांत का एक गांव है। गांव का नाम क्या है? सिलीसियन। तो हेजेनड्रॉप प्रांत के सिलीसियन गांव के अंदर मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 के दिन हुआ। 1842 के अंदर शिक्षा देख लेते हैं। 1842 के अंदर दर्शन शास्त्र में डिग्री करने के बाद 1843 के अंदर ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में अब देखो 1842 में दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की। 1843 के अंदर ऑस्ट्रिया का एक शहर है जिसका नाम ब्रून शहर। इस ब्रून शहर के एक ईसाई मठ जो होता है जिसको बोलते हैं चर्च, उसके अंदर पादरी का कार्य प्रारंभ किया। यहीं पर रहते हुए इन्होंने मटर पर कार्य की, उद्यान मटर पर कार्य की।
इसी चर्च के अंदर पादरी के रूप में कार्य करते हुए मेंडल ने उद्यान मटर जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सैटाइवम, इस पाइसम सैटाइवम उद्यान मटर के ऊपर लगभग 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक, कब से कब तक संकरण प्रयोग किए। संकरण प्रयोग किए कितने वर्षों तक किए, 7 वर्षों तक। कब से कब तक, 1856 से लेकर के 1863 तक उद्यान मटर के ऊपर काम किए। इन्होंने जब अपना काम पूरा कर लिया तो इन्होंने अपने जो शोध पत्र थे उनको ब्रून शहर की एक पत्रिका जिसका नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उसके अंदर प्रकाशित करवाया। ब्रून शहर की पत्रिका क्या नाम है, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये पत्रिका थी ब्रून शहर की लोकल पत्रिका जिसका क्या नाम है, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसके अंदर इन्होंने अपने शोध पत्रों को 1865 में मेंडल ने अपने शोध पत्रों को इस पत्रिका के सामने अपने शोध पत्रों को 1865 में प्रस्तुत किया और इस पत्रिका ने 1866 के अंदर इस पत्रिका ने 1866 में पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। क्या हेडलाइंस क्या थी, पादप संकरण के प्रयोग, कब प्रकाशित किया, 1866 के अंदर। अब देखो 1865-66 के अंदर इनके संकरण प्रयोग प्रकाशित हो गए, लेकिन उस समय के अधिकांश वैज्ञानिकों का ध्यान इनके प्रयोगों की तरफ नहीं गया। उसके कारण थे, पहला कारण क्या था कि जिस समय इन्होंने अपने शोध पत्र प्रकाशित करवाए थे उसी समय डार्विन की एक विवादित पुस्तक जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या नाम था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक थी, डार्विन की। तो अधिकांश वैज्ञानिक इस पुस्तक को पढ़ने में व्यस्त थे। दूसरी बात, मेंडल ने अपने शोध पत्रों को जिस पत्रिका में प्रकाशित करवाया उसका क्षेत्र सीमित था, वो एक लोकल एरिया में जाती थी, विश्व के अनेक भागों में नहीं जाती थी। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों में गणित के शब्द, सांख्यिकी के शब्दों का प्रयोग किया जो उस समय के वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आए। और सबसे बड़ा कारण था कि मेंडल से पहले नगेली ने संकरण प्रयोग कर लिए थे और वो असफल रहा था। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जब नगेली असफल रह सकता है तो ये कौन सा सफल हो सकता है, इसलिए इनके और वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं दिया। अब 1884 के अंदर, जनवरी 1884 में मेंडल की वृक्क शोथ के कारण मृत्यु हो गई, किडनी फेल होने के कारण 1884 के अंदर मृत्यु हो गई। अब देखो, अब इसकी मृत्यु के बाद इनके प्रयोग वैज्ञानिकों के ध्यान में आए, कैसे,
अब देखो मेंडलवाद की पुनर्खोज, मेंडल की मृत्यु के लगभग 35 वर्षों बाद, मेंडल की मृत्यु के लगभग 16 वर्षों बाद 1884 मृत्यु हुई और सन 1900 ईस्वी के अंदर यानी कि मेंडल के प्रयोग प्रकाशित होने के 35 वर्षों बाद और मृत्यु के 16 वर्षों बाद सन 1900 ईस्वी के अंदर 3 वैज्ञानिक, कौन थे वो? एक था हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल लॉरेंस, ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमैन। इन 3 वैज्ञानिकों ने, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल लॉरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमैन, इन तीनों ने अलग अलग काम करते हुए 1900 ईस्वी के अंदर अपने प्रयोगों को प्रकाशित करवाया जो मेंडल के प्रयोगों से मिलते जुलते थे। इन्होंने मेंडल के पत्रों को भी अपने साथ प्रकाशित करवाया। इस प्रकार से मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई। अब तो मेंडल ने मटर के पादप को क्यों लिया? दूसरा भी ले सकता था, लेकिन मेंडल ने मटर का पादप लिया। मटर का पादप क्यों लिया? देखो, अब देखो मटर के पादप के चयन के कारण थे, क्या थे? पहली बात, मटर का जो पादप होता है वो 1 वर्षीय होता है। कैसा होता है? 1 वर्षीय। मटर का पादप 1 वर्षीय होता है, क्या फायदा होगा? 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, यानी 5 वर्षों के अंदर लगभग 4 से 5 पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तो 1 वर्षीय पादप होने के कारण अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, पुष्प जो था वो द्विलिंगी था। अब देखो द्विलिंगी पुष्प है तो क्या फायदा? मटर का पुष्प द्विलिंगी था, इसके कारण स्व परागण द्वारा, सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागण द्वारा शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करवाया जा सकता था। शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करवाया जा सकता था, स्व परागण में आसानी। तीसरी बात, पुष्प बड़े व आकर्षक। मटर के जो पुष्प थे वो बड़े थे और आकर्षक थे। अब बड़े और आकर्षक का क्या फायदा? इसके कारण पुष्प बड़ा था तो विपुंसन करवाया जा सकता था। क्या करवाया जा सकता? विपुंसन। विपुंसन। अब देखो विपुंसन क्या होता है? विपुंसन क्या होता है? पुष्प, ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों ही जनन अंग उपस्थित हो, तो कैंची की सहायता से नर जनन अंगों को तोड़ देना, काट देना, ये कहलाता है विपुंसन। क्या कहलाएगा? विपुंसन। तो विपुंसन करने से क्या फायदा? पर परागण हो सकता है। क्या हो सकता है? पर परागण। विपुंसन नहीं करोगे स्व परागण हो जाएगा, और विपुंसन करवा दोगे तो क्या हो जाएगा? पर परागण। तो विपुंसन द्वारा पर परागण में फायदा। अगली बात, मटर के पुष्प में द्विपर्यासी लक्षण मौजूद थे। द्विपर्यासी। मटर के पुष्प में स्पष्ट विपर्यासी लक्षण मौजूद थे। विपर्यासी लक्षणों का मतलब क्या है? कि मटर का एक पुष्प लंबा होगा तो एक बौना होगा, ठीक है ना। कुछ पादपों के पुष्प जो है बैंगनी है तो कुछ सफेद है, बीज कुछ गोल है तो कुछ झुर्रीदार है, पीले है तो हरे हैं।
ऐसे विपर्यासी लक्षण मौजूद थे स्पष्ट, तो इसलिए इनके प्रयोग करने में आसानी थी। अब देखो ये मटर के पादप के चयन के कारण थे, और मेंडल ने मटर के किन किन लक्षणों का चयन किया है वो देखते हैं। अब मेंडल ने कौन कौन से विपर्यासी लक्षणों पर अध्ययन किया, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेंडल ने कुल 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को देखा था मटर के पादप में। कितने? 34 जोड़ी। ये कुल 34 जोड़ी लक्षणों को देखा था, जिनमें से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर इसने अपना अध्ययन किया। विपर्यासी का मतलब होता है कि एक ही लक्षण के दो रूप। कैसे? जैसे एक मानव की लंबाई का लक्षण है, जैसे मानव की हाइट का लक्षण है, तो एक तो लंबा आदमी होगा, एक बौना आदमी होगा, तो ये एक लक्षण है। लक्षण तो ऊंचाई का है, लेकिन दो रूप क्या हो गए? लंबा और बौना। तो ये विपर्यासी रूप है। अब मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। कौन कौन से? अब मैं लिख रहा हूं, ये लक्षण थे। विपर्यासी रूप कौन कौन से? एक तो होगा प्रभावी, और दूसरा क्या होगा? प्रभावी। ये तो लक्षण है, और ये इस एक लक्षण के दो रूप है। क्या? प्रभावी और अप्रभावी। सबसे पहला कौन सा है? पादप की ऊंचाई। एक लक्षण क्या है? पादप की ऊंचाई। इसके दो विपर्यासी रूप क्या हो गए? या तो ये प्रभावी होगा तो क्या होगा? लंबा। लंबे को हम लिखते हैं कैपिटल P, और अप्रभावी है बौना। बौने को लिखते हैं हम स्मॉल t। अब देखो प्रभावी और अप्रभावी कैसे देखेंगे। देखो मान लो आपके सामने दो लोग खड़े, एक लंबा है, एक छोटा है। एक तो आपके सामने खली, द ग्रेट खली खड़ा है, और एक राजपाल यादव खड़ा है। तो आपकी नजर सबसे पहले किस पर जाएगी? निश्चित है खली पर जाएगी। इसका मतलब क्या? खली प्रभावी है और राजपाल यादव अप्रभावी। एक गोरा व्यक्ति खड़ा, एक काला व्यक्ति खड़ा, तो आप सबसे पहले किसको देखो? गोरे को देखोगे। आपका आकर्षण किसकी ओर होगा? गोरे की। तो वो प्रभावी लक्षण हो गया। दूसरा था पुष्प की स्थिति। दूसरा क्या था? पुष्प की स्थिति। तो एक तो था कक्षस्थ, जिसको एक्सियल के तौर पर डबल ए, कैपिटल ए लिखते हैं। दूसरा अग्रस्थ को मैं लिखता हूं स्मॉल ए। अब देखो ये कैसे होगा? मान लो ये पादप है, ये इसकी शाखा है। अगर पुष्प यहां लगता है, कक्ष पर लगता है, तो ये शाखाएं बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको बोले कक्षस्थ। अगर पुष्प इस शाखा के ऊपर यहां लग जाए तो इसकी वृद्धि जो है अवरुद्ध हो जाएगी, इसको बोलते हैं अग्रस्त। तो इसलिए ये तो हो गया प्रभावी और ये हो गया अप्रभावी। तीसरा है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग क्या है? देखो एक तो है बैंगनी। बैंगनी को हम क्या लिखेंगे? वॉयलेट होते हैं ना, इसको कैपिटल W लिख दो, बैंगनी। और दूसरा है सफेद, इसको लिखते हैं W, स्मॉल w। अगला है बीज का आकार। बीज गोल है तो बढ़िया है, गोल एंड राउंड, कैपिटल R। और झुर्रीदार, रफ, झुर्रीदार, स्मॉल r। बीज का रंग
अगर पीला है तो प्रभावी है, पीला को लिखते हैं येलो, और हरा इसको लिखते हैं स्मॉल वाई। फली का आकार, ये परिपक्व फली, परिपक्व पकी हुई फली का आकार है। फली का आकार क्या है? फूली हुई, फूली हुई, ठीक है ना, इसको लिखते थे एस, कैपिटल एस। फिर सिकुड़ी हुई, इसको लिखते थे स्मॉल एस। अब लास्ट है फली का रंग, ये कच्ची फली का रंग, अपरिपक्व फली का रंग है। तो एक तो होता है हरा, जिसको लिख दो ग्रीन, और दूसरा है पीला, पीला को लिख दो। ये 7 लक्षण थे। मेंडल ने इन 7 लक्षणों के ऊपर अपने आनुवांशिकी के प्रयोग किए, अपने संकरण प्रयोग किए। मेंडल ने एक समय में केवल एक लक्षण का प्रयोग किया था। अब देखो मेंडल की सफलता के कारण क्या थे? मेंडल ने इन लक्षणों पर जो प्रयोग किए थे, तो मेंडल को सफलता मिली, उसका कारण क्या था? तो मेंडल की सफलता के कारण, ये इसको नोट करिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो मेंडल की सफलता के कारण क्या कारण थे? सबसे पहली बात, मेंडल ने जो इस उद्यान मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर जो संकरण प्रयोग किए थे और आनुवांशिकता के नियम दिए थे, वंशागति के नियम दिए थे, तो उसकी सफलता के कारण थे पहली बात कि मेंडल ने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया। दूसरी बात, एक समय में एक लक्षण का अध्ययन। दूसरी बात, मटर के पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया। मटर के पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया। भाई 1 वर्षीय पादप है, द्विलिंगी है, स्पष्ट आकर्षक लक्षणों वाला है, इसलिए इसका चयन करना है। तीसरी बात, इन्होंने अपने संकरण प्रयोग के आंकड़े सावधानी पूर्वक लिखे। और इन्होंने अपने आंकड़ों को लिखते समय सांख्यिकीय विश्लेषण लिखा, यानी गणितीय रूप में लिखा। इन्होंने जो भी संकरण प्रयोग किए थे और इसका जो परिणाम प्राप्त हुआ था, उनको उसने गणित के रूप में लिखा। जैसे एक संकर संकरण का अनुपात जो होता है, लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 आएगा, जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 आएगा। ऐसे के ऐसे द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात जो है 9:3:3:1 आएगा। जीन प्रारूप अनुपात जो है 1:2:2:4 1:2:1:1 यानी 12:24 12:121 इतना आएगा। तो इस प्रकार से मेंडल सफल रहा था। अब मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों में किन किन शब्दावली यानी कौन सी आनुवांशिक शब्दावलियों का प्रयोग किया, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
आनुवांशिक शब्दावली में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीन। सबसे पहले जीन क्या है, यानी कि हमारे लक्षणों का जो निर्धारण करता है, यानी वह पदार्थ जो हमारे लक्षणों का निर्धारण करता है, यानी जीवों के लक्षणों का निर्धारण करता है, किसी एक लक्षण का निर्धारण करने वाले कारक को जीन कहते हैं। जैसे मेरे अंदर गोरा रंग है, तो उसका निर्धारण कौन कर रहा है? एक जीन। कौन करता है? एक जीन, यानी कि एक कारक है जिसको हम जीन कह सकते हैं। तो जीवों के एक लक्षण का निर्धारण करने वाले पदार्थ को, कारक को जीन कहा जाता है। मेंडल ने उस लक्षण का निर्धारण करने वाले को जी कारक कहा था। क्या कहा था? कारक। कारक को ही जॉनसन ने जीन कहा। मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कारक, और जॉनसन ने इस कारक को क्या कहा? जीन। और ये लक्षणों का निर्धारण करती है, एक लक्षण का नियंत्रण। कितने लक्षण का? एक लक्षण का नियंत्रण, एक लक्षण का नियंत्रण करती है, ये जीन है। दूसरा है युग्म विकल्पी। क्या पढ़ेंगे? युग्म विकल्पी या एलील। युग्म विकल्पी या एलील। अब देखो युग्म विकल्पी क्या होता है? लक्षणों का नियंत्रण करने वाले एक जीन के दो विपर्यासी रूप होते हैं। एक जीन के दो विपर्यासी रूप होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं युग्म विकल्पी। जैसे मानव के रंग का निर्धारण करने वाली एक जीन है, उसके दो विपर्यासी रूप कौन कौन से, या दो युग्म विकल्पी कौन कौन से हो गए? गोरा या दूसरा कौन सा हो गया? काला। तो ऐसे अगला है समयुग्मजी युग्म विकल्पी, होमोजाइगस एलील। समयुग्मजी युग्म विकल्पी, जब किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसको बोलते हैं समयुग्मजी युग्म विकल्पी। जैसे मानव की ऊंचाई का निर्धारण करते हैं, लंबा और बौना। तो लंबा है तो अगर ऐसा है, ये लंबा है तो ये समयुग्मजी, बौना है ये भी क्या है? समयुग्मजी। दूसरा विषमयुग्मजी। हेटेरोजाइगस एलील, विषमयुग्मजी। अगर किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसको हम लोग बोलते हैं विषमयुग्मजी। जैसे ये है तो लंबाई और ये है गोली, लेकिन ये क्या है? विषमयुग्मजी। अगला अगला है संकरण। और हम लोग पढ़ते हैं एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एक संकर संकरण। जैसे लंबे पादप और बौने पादप के एक लक्षण का अगर संकरण करवाया जाता है तो उसको कहते हैं एक संकर संकरण। दूसरा है द्विसंकर संकरण। इसमें हम लेते हैं ऐसे, ये क्रॉस करवाते हैं ऐसे। द्विसंकर संकरण, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो इसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण। जैसे दो लक्षण कौन कौन से लेते हैं? हम ले लेते हैं पादप की लंबाई और पादप की लंबाई और पुष्प की स्थिति। जैसे पादप की लंबाई क्या है? ये, और पुष्प की स्थिति क्या है?
एक्सियल, इनका क्रॉस किसके साथ हो रहा है, इनके अप्रभावी के साथ कौन है, स्मॉल टी और स्मॉल ए। ये दोनों के ये क्या हो गए, एक लक्षण, दो लक्षण सॉरी, और ये एक लक्षण, ये एक लक्षण और ये दो लक्षण। ऐसे कैसे त्रिसंकर संकरण, कौन सा, त्रिसंकर। त्रिसंकर संकरण, जब तीन जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो उसको बोलते हैं त्रिसंकर संकरण। अब संकरण प्रयोगों के आधार पर हम लोगों को लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं देखो, सबसे पहले हम देखते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात, किसी जीव की बाह्य प्रतीति को देखना लक्षण प्रारूप अनुपात कहलाता है। कैसे, मुझे बाहर से देखना लंबा हूं या बौना हूं, गोरा हूं या काला हूं, मेरी आंखों की पुतलियों का रंग कैसा है, बनावट कैसी है, बाहर से देख करके जिन लक्षणों का पता लगाया जाता है उसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप। इन लक्षणों का निर्धारण लक्षण प्रारूप। दूसरा है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप, मेरे अंदर के डीएनए के ऊपर पाए जाने वाले जीनों की स्थिति को देखना, यानी जीनीय संरचना को देखना, जीन प्रारूप अनुपात कहलाता है। जैसे ये देखो, एक देखते हैं लक्षण प्रारूप में देख सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो भी पादप लंबा है, लंबा, और अगर ऐसी स्थिति है तो भी पादप लंबा है, ऐसी स्थिति पादप लंबा है। और अगर जीन प्रारूप में इन दोनों को देखेंगे तो ये तो है शुद्ध लंबा, इसको हम लोग कहेंगे शुद्ध लंबा, और इसको हम लोग कहेंगे अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। ये जीन प्रारूप अनुपात है। इसके बाद हम देखते हैं प्रभावी लक्षण। अब देखो इनके बारे में देखते हैं, प्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण क्या है, F1 पीढ़ी क्या है, F2 पीढ़ी क्या है, परीक्षार्थ संकरण क्या है, इनके बारे में देखते हैं। देखो इसको मैं एक प्रयोग द्वारा समझाता हूं। देखो हम लोगों ने क्या किया, ये शुद्ध लंबे और ये शुद्ध बौने, एक शुद्ध लंबा पादप लिया, एक शुद्ध बौना पादप लिया, इन दोनों के मध्य हमने, इसके अंदर युग्मक बनेगा T, इसके अंदर युग्मक बनेगा स्मॉल t। ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है इनके जनन अंगों के अंदर। तो इस पादप में इस युग्मक का निर्माण हुआ, इस पादप में इस युग्मक का निर्माण हुआ। ये जनक है, कौन है, जनक, ये युग्मक। इन दोनों के अंदर संकरण होगा। कौन सा संकरण, पर परागण, पर परागण करवाया तो क्या बना, कैपिटल P और स्मॉल t। इसको हम लोग कहेंगे F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी क्यों कहेंगे, इन जनकों से प्राप्त पहली पीढ़ी जो होती है उसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। अभी F1 पीढ़ी के अंदर ये लंबा है, ये बौना है, और लेकिन ये सभी पादप कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे। अब ये लंबे क्यों होते थे, F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उनको प्रभावी लक्षण, जो लक्षण प्रकट नहीं होते उनको अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। इसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण, इसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। तो देखो तीन बातें क्लियर, ऐसा क्रॉस होता है उसको बोलते हैं एक संकर संकरण, ये जो प्राप्त हुई इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी,
यानी कि जनकों से प्राप्त पहली पीढ़ी जो होता है F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो रहा है उसको प्रभावी लक्षण, जो नहीं हो रहा उसको अप्रभावी लक्षण। 1 2 3 ये 3 बातें इसमें क्लियर हो गई। एक परीक्षा संकरण, जब F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, इस F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ में संकरण करवाया जाए, यानी F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ संकरण करवाया जाए तो इसको कहेंगे परीक्षार्थ संकरण। परीक्षा एक शब्द आता था व्युत्क्रम क्रॉस। क्या था? व्युत्क्रम क्रॉस, व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण में क्या होता है? अब ये जो प्रयोग किया इसमें हमने इसको मान लो लिया है नर ए और इसको हमने लिया है मादा, ये मादा के रूप में लिया और ये नर के रूप में लिया पहले संकरण। इसमें अपने को ये प्राप्त हुआ, दूसरा ऐसा का ऐसा संकरण करवाए तो हम इसको बदल दे, इसको तो ले ले दूसरे में मादा और इसको ले ले नर, ऐसे बदल कर लेना, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम क्रॉस। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम क्रॉस। यानी पहले संकरण में इसको नर लिया तो इसको मादा लिया था, दूसरे संकरण में इसको मादा लेंगे तो इसको नर, बदल करके लेना, ये कहलाता है व्युत्क्रम क्रॉस। ये जनक पीढ़ी है और ये संतति पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। अब दूसरा शब्द है F2 पीढ़ी। अब इसके संकरण से जो पीढ़ी प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी के आगे संकरण से जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसको हम लोग बोलते हैं F2 पीढ़ी। तो अब इस प्रकार से हमने आज आनुवांशिकी के सामान्य परिचय, आनुवांशिक शब्दावलियां, मेंडल के बारे में, इसके बारे में पढ़ा। इसके अगले वीडियो के अंदर हम मेंडल के वंशागति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे और उन नियमों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।